सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ मुल्की मईशत पर हम बात करेंगे। मुल्क की मईशत की इस वक्त सूरत हाल अब बिगड़ती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें वाज़े तौर पर यह आदाद शुमार दे दिए गए थे कि 2020 में यानी अगले साल महंगाई की शरह बढ़ते हुए 13% तक पहुंच जाएगी और ये शरह उसके बाद भी अगले 3 सालों में कम नहीं होगी, बल्कि इसमें कमी 2024 में आना शुरू होगी। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने आज ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अब महंगाई की शरह में आने वाले दिनों में कुछ ही हफ्तों और महीनों में कमी वाक़ हो सकती है और मुल्क की मईशत भी अब इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। इससे पहले मुशीर ख़जाना भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसी तरह की बातें कर चुके हैं कि मुल्क की मईशत में अब इस्तेहकाम आ चुका है और जो मुश्किल फैसले, जो अनपॉपुलर डिसीजन हुकूमत को लेने थे वो लिए जा चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता उनके समरात आना शुरू होंगे। लेकिन एक ऐसे ही वक्त में वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आया कि जो नौजवान हैं वो नौकरियों के लिए हुकूमत की तरफ ना देखें, सरकारी महकमों में तकरीबन 400 महकमे वो बंद करने जा रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने उन्हें हिदायत भी की कि इस तरह के बयानबाजी से, इस तरह के बयानात से गुरेज किया जाए और एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था ये आपको पहले दिखाते हैं, फिर वापस आके मेहमानों का तारुफ करवा के उनसे इसी पर गुफ्तगू करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो कोई नौकरियां दे। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 400 महकमे खत्म कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के जहनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो पूरा हमारा जो एक कह लीजिए हमारी इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो बैठ जाएगा। ये 70s की सोच थी कि गवर्नमेंट नौकरियां देती है, अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो नौकरियां देता है। बयान था जिस पर उन्होंने उसी रात ट्वीट भी किया था कि उनके इस बयान को सयाक़ो सबाक़ से हटकर बताया जा रहा है। लेकिन ये जिस तरह उन्होंने बात की है एज इट इज़ अगर इसको सुना भी जाए तो वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए ना देखा जाए और गवर्नमेंट अपने कई 100 महकमे बंद करने जा रही है। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। कर्नल टाइट असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी हम इस प्रोग्राम में आज तज्ज़िया शामिल करेंगे। जबकि उसामा गाजी जो कि सीनियर एंकर पर्सन है प्रोग्राम अब बात होगी कि वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और अब साबिर शाह साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फवाद चौधरी साहब की ये गुफ्तगू आपने सुनी, क्या इस वक्त आपको लग रहा है पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है? मुशीर ख़जाना कुछ कहते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक कुछ कहते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं। अरबाब साहब, बात यह है कि हमारी अगले साल की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 2.4% है और मुझे तो इससे भी कम होती नज़र आती है जो हालात हैं, क्योंकि आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि दुनिया भर में इस वक्त इकनॉमिक रिसेशन शुरू हो चुका है और हमारी नेबरिंग इंडिया में जहाँ 6-7% ग्रोथ रही है वहाँ भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि मार्च अप्रैल से पहले हालात बेहतर हों। सो पाकिस्तान में तो हालात उनसे पहले ही ख़राब थे। करंट अकाउंट डिफिसिट को हमने कम ज़रूर किया है, कोई शक नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में इंतहाई मामूली इजाफा हुआ है कि जो कि काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पूरा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए। दूसरा, मेरे ख्याल है कि हम इनकम्पेटिटिव हैं वर्ल्ड मार्केट्स में डॉलर की प्राइस की वजह से और कॉस्ट ऑफ इनपुट की वजह से। बिजली, गैस, सुई गैस के रेट बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक फ़ज़ा है खौफ की। आप जिस तरह मर्ज़ी जस्टिफाई करें, अगर इन्वेस्टर ये समझता है कि खौफ की फ़ज़ा है तो फिर खौफ की फ़ज़ा होगी, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा लगाना है। पोजीशन ये है कि हम जब नवाज़ शरीफ के पास जेल में कोई आदमी भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो मियाँ मंशा साहब होते हैं जो कि पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी हैं और उनके ख़िलाफ़ भी नैब की इंक्वायरीज चल रही हैं। सो हमें मजबूरन उनका भी सहारा लेना पड़ता है। ट्रेडर्स की पोजीशन ये है कि उन्होंने कभी टैक्स दिया नहीं, ना वो देना चाहते हैं और रेट ऑफ द स्टेट इतनी पुअर है कि वो उनसे टैक्स लेने में कामयाब नहीं हो रहे। हार्डली 1% ऑफ पाकिस्तानीज़ पे टैक्स और 5500 रुपये का, 5500 अरब रुपए का जो टारगेट है टैक्स का, वो भी मुझे हासिल होता नज़र नहीं आता। इंपोर्ट्स कहते हैं जी कम हो गई। यार, इंपोर्ट्स का कम होना भी कोई अच्छी निशानी नहीं होती किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट से आप पूछें। इसका मतलब है कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, रॉ मटेरियल और मशीनरी इंपोर्ट नहीं की जा रही। सो इन हालात को देखते हुए, एक तो इनकी अनएम्प्लॉयमेंट की फ़िगर पे मुझे कभी यकीन नहीं आया कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि एक तो इनके पास यार्ड स्टिक नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते वक्त, फिर इन्हें ये नहीं पता कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एक
और चीज़ है जिसमें यह कि मैं चाहूँ तो रोज़गार हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरा स्टेटस बड़ा हाई है, तो मैं बजाय वो रोज़गार हासिल करने के, अपने घर का चूल्हा जलाने के, मैं घर में बेकार बैठा रहता हूँ। इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर बात है इन्फ्लेशन और महंगाई की। यहाँ तो एक शहर के अंदर हर मार्केट में डबल रोटी, अंडे और आटे के रेट डिफरेंट हैं। आप मेरे साथ चल के देख लीजिए, मैंने 22-23 साल बिजनेस रिपोर्टिंग भी की। तो आप एक तो इन्फ्लेशन को अरेस्ट नहीं कर सकते, दूसरा इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि आप जब भी आप फॉर एग्जांपल दवाई लेने चले जाएं, कोई चीज़ लेने चले जाएं, 15 दिन बाद रेट बड़े होते हैं। ये स्टैगफ्लेशन है, ये भी एक इकोनॉमिक टर्म है, ये एडवर्स इन्फ्लेशनरी फॉर्म होती साबिर शाह है। साहब, तीसरी बात ये कि लोकल इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहा, अरबाब साहब को फॉरेन इन्वेस्टर कहां से पॉलिसीज आएगा? है ही नहीं, या पॉलिसीज मौजूद हैं, उन पर इंप्लीमेंट करने में हुकूमत नाकाम है। फेलियर कहां पे है ये? देखिए माय डियर जेंटलमैन, कॉपी बुक पॉलिसीज़ नहीं चलती, और टीवी पे बैठ के तकरीरें करने से और इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ने से पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमारे यहाँ सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जिसका दाव लगा उसने लूट मार की, ख़जाना लूटा, पिछले 72 साल से लूट मार करके पैसा बाहर भेज दिया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2001 के बाद वर्सन हुई, आपके सामने तबाही हुई 9/11 के बाद। फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि लोकल इन्वेस्टर भी भाग गया। जब तक लोकल इन्वेस्टर नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट वैसे ही टैक्स चोर है, और ऊपर से सोने पे सुहागा। वो बिजली का मीटर लगवाने जाए तो उससे रिश्वत मांगते हैं, वो सुई गैस का मीटर लगवाने जाएँ वो रिश्वत मांगते हैं। वो टैक्स आगे ही नहीं दे रहा, लेकिन जो वो थोड़ा बहुत दे रहा है, जब इनकम टैक्स वाले उससे रिश्वत मांगने चले जाते हैं, फिर लेबर डिपार्टमेंट चला जाता है, फिर EOBI चला जाता है, 27 डिपार्टमेंट उसकी टांगें खींचते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी उससे चंदा मांगती है। ये तो जिस दिन कभी यहाँ पे पॉलिटिकल डोनेशंस और चैरिटी इसके रिफॉर्म्स आए, आप देखेंगे ये समाज में सारे नंगे हैं, ये हर आदमी से पैसा ले लेते हैं उसकी लॉबिंग के लिए, बाद में उसकी टांगें खींचते हैं। अमीर आदमी, जैसे मैंने अर्ज किया, वो टैक्स चोर होता है, उसने 2 नंबरी की होती है, तो वो इनके हाथों ब्लैकमेल होता रहता है। नतीजा ये होता है कि सोशल सेक्टर आपका तबाह हो जाता है, सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर तबाह हो जाता है। अब GDP जो फॉल हो जाएगा अगले साल, तो टैक्स टारगेट कहाँ से पूरे होंगे मुझे बताएं आप? टैक्स रिफॉर्म्स क्या करेंगे वहाँ पे? नौजवानों को लोन दे रहे हैं, पीली टैक्सी भी आई थी, नवाज शरीफ लेके आए, बैंकों का बेड़ा गर्क कर दिया यार। यहाँ जिसको 10,000 देंगे वो भी वापस नहीं करेगा। यहाँ को एक मसला नहीं है, यहाँ सिर्फ हुक्मरान चोर नहीं है, यहाँ 90% आवाम की मोरालिटी भी बहुत लोएस्ट लेवल के ऊपर है। हमारे यहाँ गड़बड़ है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो GDP बढ़ती है, लानी पड़ेंगी और कुछ मजीद अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे। साबिर साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ, असद साहब की तरफ जरा उनकी तरफ अपना सवाल में लेके जाता हूँ। असद साहब, कल तो आए, तश्कील पाए, पूरे 14 माह हो जाएंगे। अगर हम इनको 2 फेसेस में डिवाइड करें, एक वो दौर था जब असद उमर साहब वजीर खजाना थे इब्तदाई दौर में, फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लाया गया, असद उमर साहब को हटा दिया गया। अब वो सिलेक्शन वजीर आज़म की गलत थी या उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं थी? किस तरह से आप इन दोनों फेसेस का मवाजना करेंगे? वो जो शुरू के 6-7 माह असद उमर साहब के साथ गुजरे, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर थे, या पाकिस्तान की इकॉनमी अब बेहतर सिमत में जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की इकॉनमी ना तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले बेहतर थी, और ना आप ये कह सकते कि आज ये इकॉनमी बेहतर है। मुझे एक ये चीज़ बताइए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियल बेस हमने 1968 के बाद तो लगाया ही नहीं, किसी सूरत के अंदर भी। अगर आप कहते हैं कि आपने स्टील मिल लगाई थी, तो आप देखिए हमने उसका क्या असर किया। हमें कुछ चीज़ों को बड़ा सीरियसली, मेरा ख्याल है कि हमें डिस्कशन के अंदर लेकर आना चाहिए, और हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं जी इन 14 महीनों का तो हिसाब ले लीजिए, और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर होता क्या रहा। अगर आपको याद हो 72 के अंदर, जब पूरे मुल्क के अंदर जिसकी कोई फैक्ट्री थी, कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियल यूनिट था, कोई स्कूल, कॉलेजेस, सारा कुछ, वो तो आपने कहा जी कि नहीं हमने नेशनलाइज कर दिया। नो, दैट वाज द टाइम के जहाँ पर पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का आगाज़ एक्चुअली हुआ था। एंड व्हेन वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, हम इस सारी चीज़ को तो माइनस कर देते हैं। इट वाज दैट टाइम कि जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, उसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया था पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और इसके बाद जितनी भी हुकूमतें चलती चली आईं, चाहे आप उसके अंदर मिलिट्री रूलर्स की आप बात करते हैं, और फॉर दैट मैटर आप ये बात कर लें चाहे ये जमहूरी हुकूमतों की, क्या आपने कभी देखा कि कोई इंडस्ट्रियल यूनिट आपने लगता हुआ देखा? और फॉर दैट मैटर आपने कभी देखा कि ये जो हुक्मरान थे, जिनको के हम आप वोट दे के इलेक्ट करके लेकर आते हैं,
उन्होंने कुछ सीरियसली सोचा हो कि नहीं हमने इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए कुछ काम करना है, हमने अपने एग्रीकल्चर बेस को ग्रो करना है, हमने इंडस्ट्रियल बेस को ग्रो करना है और किसी भी सूरत के अंदर हमने ऐसा सिलसिला करना है कि बाहर पे हमारी डिपेंडेंस खत्म हो जाए और हम किसी तरीके से हमारा अपना जो सारा काम है वो हो सके और हमारी एक्सपोर्ट वो इंक्रीज़ कर सकें। बिल्कुल हमने किसी चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं किया, बल्कि हमने ऐसा किया, बिजली को ले लीजिए, गैस को ले लें, सर्विसेज को ले लें, हर चीज़ को इतना एक्सपेंसिव कर दिया कि जो हमारी फिनिश प्रोडक्ट्स बनती भी है पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह साबर शाह साहब ने बात की है, वो इतनी एक्सपेंसिव होगी कि इंटरनेशनल मार्केट में हम किसी सूरत में कोई मुकाबला करने से रह गए। नो, दीज आर दी सिचुएशंस। आप 14 महीने की बात करते हैं, आप अगले 10 साल और ले लीजिए, अगर ये सिचुएशन ऐसी चलती चली आई, चाहे जैसा भी आप ये देखें कि बिजली के रेट इतने महंगे करेंगे, बिजली के रेट फिर क्यों महंगे हुए, ज़रा डिटेल्स के अंदर तो जाइए। वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं या आर फॉर दैट मैटर वो जो ऑनर्स हैं, ज़रा देखें तो सही, इन दोनों हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी ने और फिर नून लीग ने, उनके साथ किस किस तरह के मतलब मुआहदे किए, कैसे उसको आगे लेके चले। यूनिटें लगी हुई हैं, उनका आगे तरसील का सिस्टम कोई नहीं है। इतने महंगे यूनिट्स उन्होंने खरीदे, पाकिस्तान ने जो सौदा किया, इसका पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि किसी के पास कोई जवाब एक लिहाज से नहीं बनता। जब आपको बिजली महंगी देंगे और फिर मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्रीज की आप बात करें, असद साहब, जो गुज़िश्ता हुकूमतों ने किया वो तो ज़ाहिर है जी बिल्कुल ठीक इस है, हुकूमत के लोग वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं। अब जी। इस हुकूमत की इंटेंशन की अगर बात करें, एग्रीकल्चर पे किस तरह से काम करना है, इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ाना है, क्या इस हुकूमत के पास आपको ये विजन दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर सके? मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि इन 14 महीनों के अंदर हमें ये रिजॉल्व तो नजर आई कि नहीं, ये थिंक कि जी हाँ हमने आगे जाना है, हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, हमने कुछ इन्वेस्टर्स को ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आए, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उससे पहले हमें वो इन्वायरमेंट्स क्रिएट करनी है अपने मुल्क के अंदर। वो सो फार मैं समझता हूँ कि वो रिजॉल्व इस हुकूमत की या कोई दूर अंदेशाना पॉलिसी की अगर आप बात करते हैं तो सो फार वो नज़र नहीं आती। मे बी अब अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर शायद आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आए कि जहाँ पर बाहर का इन्वेस्टर आए। और साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बिल्कुल एक खौफ व हरास की फ़िज़ा तो ये पैदा की है, चाहे आप FBR की बात करें, चाहे इस पार्टी की बात कर लें, आप इवन फॉर दैट मैटर आप अभी जो आपने एक हमें चंक सुनवाया था बेसिकली फवाद चौधरी का भी, और उसके अंदर भी जिस तरीके की उन्होंने एक लिहाज से बात की, वो ऐसा लगता है कि हाँ वो एक देयर इज़ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पीपल, बिटवीन द इन्वेस्टर्स, बिटवीन द इन्वेस्टलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट और फिर हुकूमत के दरमियान। हुकूमत को ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे, नौकरियों के मौके निकला। असद साहब वापस भी मैं आता हूँ, उसामा को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। उसामा, फवाद चौधरी ने जो गुफ्तगू की है, 400 महकमे बंद कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ नौकरियों के लिए ना देखा जाए, तो हुकूमत का काम तो ज़ाहिर है वैसे भी नौकरियां देना नहीं होता, लेकिन इस तरह का माहौल पैदा किया जाता है कि नौकरियों के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, मौके लोगों को मिलें, प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत किया जाता है। तो इस हुकूमत की कहीं कोई ऐसी पॉलिसी आपको दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में वो जो 1 करोड़ नौकरियों का दावा था उसको 10% भी मैच किया जा सके, 10-15 लाख नौकरियों भी क्रिएट की जा सकें? देखिए, जब तक 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तब जाकर तो शायद अरबाब ये चीज़ हम देख सकें, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। अभी तो नौकरियां कम से कम होती चली जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। फवाद चौधरी साहब के बयान की मैं क्या बात करूं, वो जानबूझकर मुझे लगता है ऐसा बयान देते हैं ताकि उनकी हुकूमत मुश्किल में आए, ताकि उनकी कोई वैल्यू बन सके। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत उनको मिल गई है तो वहाँ तक अब वो महदूद रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ जो काम कर रहे हैं उस तक रहें। फिर वो आकर इस तरह की बातें करते हैं जहाँ फिर कहते हैं जी सियाक़ व सबाक़ से हटकर बात की गई, तो आप फिर उसी वक्त ऐसी बात कहें कि जी ये बात है, ऐसे की है मैंने, 1 करोड़ नौकरियां हैं, हम इस पर कायम हैं, लेकिन हमें प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना है, प्राइवेट सेक्टर नौकरियां देगा और हम उसके लिए काम करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर नौकरियां अभी कहां से देगा, वो तो बंद हो रहा है। आप किसी भी शोबे का हाल देख लें तो वहां पर बहुत बुरा हाल है। अब जहां तक हुकूमत की बात है कि वो इस तरह के इक़दाम कर रही है, देखिए समत मुझे लगता है कि दुरुस्त है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इनके पास। IMF की शराइत बड़ी सख्त हैं, कड़ी हैं, और वो इस वजह से है कि आपने पैसा बनाना है, पैसा कमाना है इस मुल्क ने, तभी लोगों पर खर्च करना है। अभी तो आप कर्जे वापस नहीं कर पा रहे, दिवालियापन का आपके पास खतरा है। 5000 अरब रुपए आपने कहां से इकट्ठा करना है? अभी तक जिस तरह से पहली तिमाही में देखें तो ये बड़ी मुश्किल से फिर कोई 4000 अरब रुपए के करीब बात जाएगी। तो आप जब तक लोगों पर खर्च नहीं करेंगे, आप उनको सहूलतें नहीं देंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप अपनी इकोनॉमी नहीं करेंगे, तो कहां से आप रोजगार पैदा करेंगे? और ये बात सही है
कि दुनिया में बेहतरीन मॉडल यही है कि गवर्नमेंट का साइज जितना छोटा होगा उतनी एफिशिएंसी होगी, उतनी करप्शन कम होगी, और जितना आप महकमे अपने बनाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। हमारे यहाँ तो अलमिया ही रहा है कि जनाब क्या होता है, जिस तरह होता है ना, कोई मसला पैदा हो जिसके लिए कमेटी बना दो, इसी तरह कोई काम है उसके लिए एक महकमा बना दो और उस महकमे में लोग भर्ती करते चले जाओ और वो फिर एक सफेद हाथी की शक्ल इख्तियार कर जाता है और तबाही और बर्बादी हो जाती है। कोई एक, आप मुझे एक तो मिसाल दे दें, कोई सरकारी इदारा जिसके बारे में आप कह सकें कि ये मिसाली काम कर रहा है, कोई एक तो हो। हमारे अलमिया ये है अरबाब कि हमारे मुल्क को, उसकी किसी भी आप सेक्टर को उठा के देखें, उसको सबसे बड़ा खतरा उसी महकमे से है। तालीम को सबसे बड़ा खतरा हमारे महकमा तालीम से है, जंगलात को खतरा महकमा जंगलात से है, ज़राअत को खतरा महकमा ज़राअत से है। आप देख लें, अच्छा, अमन व अमान को खतरा पुलिस से रहता है। तो ये हमारा अलमिया है कि जितने हमारे इदारे, जमहूरियत को खतरा सियासतदानों से है। तो जितने आप इदारे बनाएंगे वहां पर उतनी तबाही होगी। इसका साइज छोटा करना है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी फैला दें आप। ये जो 400 इदारे हैं खत्म नहीं करने चाहिए, इनको खुद कफील करना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, कुछ को प्राइवेटाइज आप करें, तो कोई ना कोई इस तरह के आप इकदाम करें कि जिससे बेरोजगारी भी ना हो और हुकूमत पर बोझ भी ना पड़े। तो फिर जाकर आगे जब आपकी ये सरकारी बोझ, आपका 500 अरब रुपया तो सरकारी इदारे आपका साल का खा जाते हैं, तो आपने लोगों की क्या खिदमत करनी है? क्या प्राइवेट सेक्टर को आप किसी को सब्सिडीज देंगे या किसी को मराद देंगे या टैक्स की छूट देंगे जिस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करें? उसामा, जिस सेक्टर में भी इस्लाहात के लिए हुकूमत हाथ डालती है, फिर वहां से प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। जैसे अभी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है, MTI एक्ट को नाफिज करने की कोशिश की, हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, तो वहां से फिर ज़ाहिर वो सेक्टर ही काम करना छोड़ देता है, फिर लोग सफ़र करते हैं। तो ये मुश्किल तो हुकूमत की बढ़ती जाती है। देखिए, हमारे यहाँ असातिज़ा को माज़रत के साथ आदत हो गई, क्योंकि माशी बहरान, या आप देखें ना, अब सोसाइटी ऐसी बन गई कि मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे तो तब कुछ बेहतरी होगी। यहाँ तो बच्चों की तालीम, बिल, या आपके ये खर्चे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इतने खर्चे हैं, आपकी रिहाइश का खर्चा इतना ज़्यादा है कि सब मिलकर, तो जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट भी करेगा। फिर वो इसलिए जाहिर है कि इंसान है, वो क्या, कोई मशीन तो है नहीं, वो सुबह भी बढ़ाएगा, फिर वहां उसका सरकारी इदारे में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो कहता है मुझे प्राइवेट नौकरी से पैसे भी मिलने हैं, वहां चेक भी है। इसी तरह फिर आपके डॉक्टर्स हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर नौकरी करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी काम करेंगे, तब हम जो है गुजारा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि अब इतना बिगाड़ आ चुका है, इतनी इस जिस्म को, हमारे मुल्क की मईशत को इतनी बीमारियां लाक हो चुकी हैं। लेकिन ये हुकूमत के अब दो इसमें राय है। एक तो ये कि सबका इलाज एकदम करने की क्या जरूरत थी, आप एक एक चीज को पकड़ते, या कम से कम आपकी पहले से तैयारी तो होती, आप इस तरह के वादे ना करते, पहले बताते कि ये खामियां हैं और इनको हमने ये स्टेप लेने हैं कि इनको दूर करना है। आपने आते ही जनाब एकदम ऐसे किया कि सबको ही पकड़ लो, ये सारा कुछ ही जैसे एकदम जाम कर दिया, तो मईशत फिर वो रुक गई, क्योंकि सारा तो आपका काले धन पे खड़ी हुई थी आपकी मईशत, तो कहां से आप पकड़े? तो ये कहीं हुकूमत की खामियां, नाकामियां, उनकी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, ये भी है। कुछ डिसीजन उन्होंने सही नहीं लिए, गवर्नेंस के इनके मसाइल हैं कि जनाब मामला रुके होते हैं, ब्यूरोक्रेसी अलग तंग है कि जनाब नैब ना हमें पकड़ ले। तो ये सब कुछ एक तरह से एक गुंजल से पड़ गए हैं जो सुलझ नहीं पा रहे इस हुकूमत से। मगर ये बात अपनी जगह ठीक है कि सारा आवे का आवा, जिस तरह साबिर साहब फरमा रहे थे कि सब में बिगाड़ है, मुझ में भी बिगाड़ है, हम सब बिगड़े हुए हैं, तो ये एक अचानक से तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह ये इदारों की बात की जा रही है या ये डॉक्टर्स को, क्या जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं बड़ा आइडियल है, इसी तरह से चलाते रहना आपने, या आपने कोई बेहतरी के लिए कोशिश करनी है? तो जब भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। ठीक है, तो उलझाया हुकूमत ने खुद अपने आप को खुद ही है। अब ज़ाहिर ये मामला भी हुकूमत को सुलझाने हैं। साबिर साहब, अब जो सूरत हाल इस वक्त है, मुशीर ख़जाना आते हैं और बताते हैं कि कुछ ही मुश्किल के दिन हैं, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक आते हैं, वो भी सब अच्छाई की तस्वीर दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी हमारे सामने मौजूद है। मुश्किल टर्म्स यूज़ की जाती हैं कि ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं तो इसके असरात, इसके समरात फिर आवाम को क्यों नहीं मिल रहे? कल आटे की कीमत बढ़ गई, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ की कीमत ना बढ़ाई जाए और उसका डायरेक्ट असर गरीब आवाम पे पड़ता है। तो आवाम का जो मेयार जिंदगी है वो कब बेहतर होगा? अरबाब साहब, बात यह है कि इनकी इकनॉमिक टीम में दो आदमी मैंने और दोबारा देखे हैं, हफीज़ शेख और शौकत तरीन। ये जरदारी साहब की गवर्नमेंट में भी थे। अगर इन्होंने कोई अक्लमंदी से कोई काम किया होता तो उस वक्त ये मीशत ऊपर चली जाती। पहली बात, अभी मैं देख रहा था कि पता नहीं एक और आदमी को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सेल का चीफ बना दिया गया। और यार, ये अमेरिका में पढ़ने से पाकिस्तान की प्लानिंग जो है वो नहीं हो सकती। यू आर फिक्सिंग स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। दूसरी बात, डेंगू आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बदकिस्मत 3 मुल्कों में पाकिस्तान वो है जिसमें पोलियो जो है उसके केसेस आज भी सामने आ रहे हैं।
व्हाट एन इनकॉम्पिटेंस, व्हाट एन आईएनई, व्हाट अ पिटी। अब अगली बात सुनिए, तकरीर हो गई, बहुत आला तकरीर हो गई, और बाबा तकरीरों से मुल्कों की हालत बेहतर होती या कोई मकासद हासिल होते तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी पाकिस्तानी ना बनने देते। वो पाकिस्तान के मुखालिफ थे और बहुत ही आला तकरीर करते थे, लोग फजर की अजान तक उनकी तकरीरें सुनते थे। लेकिन कायद आज़म ने जो अंग्रेज़ी में तकरीर करते थे उन्होंने पाकिस्तान अपने किरदार से बनाया। अगर गाने गाने से और तराने बजाने से दुनिया फतह होती हो तो आधी दुनिया पर मिरासियों की और गवैयों की हुकूमत हो। यहाँ सारी अकाउंटेबिलिटी अपने घर से शुरू करनी है। देखिए मैं आपको एक बात करूँ, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी यहाँ पे गुर्बत दूर नहीं होगी। डेवलपमेंट क्या होती है, आप खामोशी से देखते जाएं, करप्शन होती जाएगी, करप्शन होगी, ये सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है बिजनेसमैन का। अब दुनिया भर में एक 1929 से 1933 तक ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसमें वर्ल्ड वाइड जीडीपी तकरीबन 15 से 25% गिर गया। 1929 से 1933 तक का डिप्रेशन था। अक्टूबर 29, 1929 को वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई, अमेरिका के 33% बैंक बंद हो गए, 1.5 करोड़ अमेरिकन की नौकरियां चली गई, तकरीबन 20 मुल्क उसकी जद में आ गए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट, जो कि 4 दफ़ा अमेरिका के सदर रहे, वाहिद सदर, पोलियो ने हुआ था, तो उन्होंने एक पॉलिसी ये बनाई कि यार डेवलपमेंट शुरू करा दो, कंस्ट्रक्शन से अलाइड सेक्टर बहुत ज़्यादा हैं। एक बड़े वसी पैमाने पर डेवलपमेंट शुरू हुई, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हुई। सरिया, ईंट, बजरी, छतें बनाने वाले मजदूर, राज मिस्त्री, ये सारों की खपत हुई। ठीक है, करप्शन हुई होगी, 1 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये में बिकी होगी, लेकिन करप्शन को अब बाद में कंट्रोल करते हैं और एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट को खामोशी से पकड़ते हैं। 25-30 के जत्थे को हाथ नहीं डालते, क्योंकि उनके नीचे 2000 और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। फिर ये भी देखा करें, कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं किसी बैंक का मालिक है, अगर वो किसी बैंक का मालिक है तो पौने इंडस्ट्रियलिस्ट तो उसके अपने क्लाइंट हैं। यार आप शोर डाल के करप्शन आपसे रुकी नहीं, ना रुकनी है, आपने लोगों को डरा दिया। मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नई थियरी दे रहा हूँ कि किताबों में कोई हल मौजूद नहीं है आपकी इकोनॉमी का। प्लीज़ आप किसी तरह डेवलपमेंट शुरू कराएं, खामोश रहें करप्शन के मामले में, खामोशी से कंट्रोल करते हैं, इसे ख़त्म नहीं कर सकते, किसी का बाप भी नहीं कर सकता, ना आज तक हुई जब से हज़रत इंसान दुनिया में आए। खामोशी से कंट्रोल करते हैं, शोर नहीं डालते। पैसा उसी के पास है बहुत ज़्यादा जिसने करप्शन बहुत ज़्यादा की हुई है, वो पैसा नहीं निकालेगा, पैसे की अपनी आंख होती है। अब किस तरह आंख होती है? इफ़ आई गिव यू $2 million अरबाब साहब, यू विल बाय अ सूट्स फ्रॉम योर सूट्स फ्रॉम हैरिड्स इन लंदन। ये पैसा आपको बताएगा, हैरिड्स जाओ, वहाँ सूट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। पैसा स्पीक्स, इट डिसाइड्स इट्स ओन कोर्स, इट फ्लोज विद वाटर वेरी वेरी स्मूथली। इसको पता है मैंने कहाँ जाके लगना है, ये इन्वेस्टर को भी गाइड करता है। कोई अकल से काम लें, ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो आप भी गाड़ी लेके सड़क पे नहीं निकल सकेंगे, लोग आपकी गाड़ियों के शीशे तोड़ देंगे। इन अनदर 5 years फ्रॉम नाउ आप सिविल वॉर की बुनियाद मत डालें, तकरीरों वाले काम ना करें। मैं थक गया हूँ नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की बातें कर करके। यार हमने आपको बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, यानी अब तकरीरों से बढ़ के अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं करना आता तो फिर उसको सीखने की जरूरत है। साबिर साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। असद महमूद साहब, हमारे वजीर आजम जब मलेशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, कहीं से वो ये सीख के आते हैं कि करप्शन को मुल्क से कैसे ख़त्म किया जाए। कहीं वो कहते हैं कि 500 आदमियों को मैं जेल भेज दूँ, मेरी भी ये ख्वाहिश है। जिस मुल्क में भी वो जाते हैं, जिसके सदर वजीर आजम से मिलते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इकॉनमी कैसे बेहतर की जाती है, ये वो किसी मुल्क से क्यों नहीं सीख रहे? नहीं, बिल्कुल मैं आपके सवाल से मुत्तफ़िक हूँ। मेरा ख्याल है कि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर आप डिस्कशन करते हैं, कोई बात करते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके अपने मुल्क की हैं, उसको अपने मुल्क के अंदर रखिए, उसको बाहर जाके अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो सिचुएशन आप देखते हैं, जिस तरीके से मीडिया जो है वो PTI के पीछे लगा हुआ नज़र आता है आपको, और उनको क्रिटिसाइज़ करता है, सीरियसली क्रिटिसाइज़ करता है, तो ये बड़े सियाने भी ये लोग कह गए हैं, आप जो बोलते हैं बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर, तो आपको एक एक लफ्ज़ बड़ा तोल के और सोच के बोलना चाहिए। वाई? बिकॉज वही लफ्ज़ फिर एक्चुअली आपके सामने आते हैं। और आज जो कुछ एक एक बात होती है, ये सारी की सारी बातें या तो ख़ुद इमरान खान साहब ने की हैं या फिर उनके लोगों ने एक लिहाज से की हैं, और नेचुरली वही अब उनको चुनना पड़ रहा है सारा कुछ। मकसद सिर्फ ये कहने का है, आप बिल्कुल फोकस कीजिए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियत के ऊपर, लोगों के ऊपर,
लोगों का मायार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। यस, एवरीबडी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स दिस गवर्नमेंट कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और पिछले 14 महीने के अंदर कोई अगर 7 से 8 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं तो दिस समथिंग वेरी सीरियस। अगर आपके मुल्क के अंदर ही अगर कारोबार चल रहा था ये रियल स्टेट का, वो एकदम से नीचे बैठ गया है, हज़ारों दफ्तर वो बंद हो गए हैं, एक फियर की एक खौफ व हरास की फ़ज़ा अगर आपने क्रिएट की है तो उसके अंदर वो तमाम लोग मुलव्विस है ना, हुकूमत की अगर हम ये बात करते हैं। और बाहर से लोगों ने पैसा भेजना एक लिहाज से छोड़ दिया, उसको भी आप सीरियसली देखें। आपने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए, मैं कहूँगा कि रियल स्टेट के अंदर, तो भी जब आपने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए तो फिर किस चीज़ का चेक एंड बैलेंस एक लिहाज से आप लेके चलना चाह रहे हैं। एक और मैं आपसे बताऊँ, ये तो हमने कर ली हुकूमत की बात, मिन हैसुल कौम आपसे मैं कहूँ कि हम बिल्कुल जहनी तौर पे भी अखलाकी तौर पे भी बिल्कुल गिरावट का शिकार हैं। और सबसे जो गिरावट का शिकार है वो है आपका कारोबारी तबका, मैं आपसे ये बताऊं, और वो तमाम लोग जो कि अगर ठीक है, कारोबारी तबके को भी उठाने की जरूरत है और सहूलियात फराहम करने की जरूरत है। असद साहब, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजू पे भी थोड़ी बात करेंगे, और साथ ही साथ अब मौलाना फजलुर रहमान जो अपना आज़ादी मार्च लेके निकलने वाले हैं 10 रोज़ बाद, उनसे मुज़ाकरात के लिए भी एक कमेटी बना दी गई है, उस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के 27 अक्टूबर को होने वाले आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ परवेज़ खटक की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई थी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ सामने आ गया था कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बगैर वो इस कमेटी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये कमेटी अगर रब्ता करेगी भी तो इसको किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कामयाब जवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे, और उसमें उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि पहली बार ये हुकूमत डीजल के बगैर चल रही है, ये पार्लियामेंट डीजल के बगैर चल रही है, इसलिए ये सियासी सूरत हाल को इतना ख़राब किया जा रहा है और पार्लियामेंट से बाहर होने की वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा हो रही है। चूँकि मौलाना साहब इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो सामा ये बताइएगा कि अब ये कमेटी इतनी देर से क्यों तश्कील दी गई? 3 अक्टूबर को मौलाना साहब ने ऐलान किया था कि वो 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च करेंगे, उससे पहले भी 10-12 रोज़ से ये खबरें गर्म चल रही थी। तो अगर हुकूमत को मुज़ाकरात करने ही थे तो उससे पहले कमेटी तश्कील दे देनी चाहिए थी, ताकि मामला इतना आगे जाता ही ना। पहले मेरा ख्याल है देखा जा रहा था कि मौलाना साहब सीरियस कितने हैं, कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये मार्च के लिए आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि मुशावरत पर मुशावरत चल रही थी। अकेले मौलाना साहब भी तारीख दे चुके थे, और उसके बाद जब लगा कि ये मामला तो वाकई इस तरफ बढ़ रहा है तो फिर ये कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ सीनियर सियासतदान जो वाकई पॉलिटिशियंस हैं उनका मशवरा आखिर काम आ गया, और ये एक अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर है, देखिए मुज़ाकरात तो होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि बातचीत करने में तो कोई नुकसान नहीं है। आप बात करके तो देखें, उनके मुतालबात सुने तो सही, ना मानिएगा अगर आपको लगता है नहीं मानने वाले, इसमें कोई बात ही नहीं है, तो ज़रूर आप ना मानिए, लेकिन बात तो करें। एक बात तो ये तो ना लगे कि भाई हुकूमत बस बैठी हुई है और हुकूमत से मस नहीं हो रही, किसी से बात ही नहीं कर रही, बस अपने ऐलानात दागे जा रही है। तो कम से कम बात हो, तो ये इसलिए बहुत अच्छा कदम है। लेकिन परवेज़ खटक साहब की चॉइस, मैं अब क्या कह सकता हूँ, कोई इनसे भी बेहतर आदमी हो सकता था। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई बड़ी महारत है मौलाना साहब के मुकाबले में कोई गुफ्तगू शनीद की या बातचीत करने की। और इस मुज़ाकरात की जो भी कमेटी बनेगी, मैं उससे बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि मौलाना साहब की शराइत इस तरह की होंगी जो हुकूमत नहीं मान सकेगी। मेरा तो ये ख्याल है, क्योंकि मौलाना साहब एक दफ़ा आकर अपना जोर जरूर दिखाना चाहते हैं। परवेज़ खटक साहब अपने अंदर बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अब रुझान खत्म हो रहा है। आज दोपहर में परवेज़ खटक साहब ने बोल से ही गुफ्तगू की, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मेरी बात को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हाफिज़ हमदुल्ला से भी बात की, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बगैर कोई बात ही नहीं होगी। तो फिर इस कमेटी के साथ किस तरह से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे जब इतना बड़ा डेडलॉक बरकरार रहेगा? तो देखिए, मुज़ाकरात जब होते हैं तो वो प्री डिटर्मिन्ड नहीं होता कि जी आपकी शराइत ये है, अच्छा वज़ीर आज़म तो इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं देंगे, इससे नीचे कोई बात करें। बातचीत आगे बढ़ती है, हुकूमत की पहली कोशिश होगी कि किसी तरह ये 31 से डेट आगे लेकर जाएं, और इमरान खान के इस्तीफ़े से नीचे कोई बात हो, कोई कमेटी की तश्कील, कोई इस तरह की बात हो।
मौलाना साहब ये चाहेंगे कि उनका एक वेट और ज्यादा बढ़ सके। देखिए उनकी सीटें अब कम हो गई हैं, कभी भी पाकिस्तान में इस लेवल पर उनको हुकूमत नहीं मिली कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बना सके। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई तो क्या मिल गया, MMA के जरिए बनाई, उसके बाद आज जमात इस्लामी का हाल देख लें तो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम भी बुरी हालत में है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में माजरत के साथ हमारी मजहबी जमातें जो हैं ये मजीद सुकड़ जाएंगी। अभी भी आप इनका हाल देख लें, पॉपुलर वोट इनके पास नहीं है, तो वो एक सर्वाइवल की जंग मौलाना साहब लड़ रहे हैं और वो दिखाना चाहते हैं सारा मीडिया मेरी तरफ, सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो गई है, तो वो इसको एंजॉय कर रहे हैं और इसको वो लेकर जितना ज्यादा आगे जा सकेंगे वो जाएंगे। लेकिन इन द एंड मुझे नहीं लगता मौलाना साहब को कुछ हासिल होगा, उल्टा नुकसान होगा उनकी जमात को, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपनी सियासत की सर्वाइवल की इस वक्त वो जंग लड़ रहे हैं। तो साबिर साहब, अब तो उनके साथ नून लीग भी बिल्कुल अलग ऐलान शामिल हो चुकी है। और वो जो एक बात की जा रही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए में एक तजाद है, एक फ़र्क है, इख्तिलाफी राय है, वो तो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। कल मुलाकात भी होगी मौलाना से शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और ज़ाहिर ऐलान यही होगा कि शहबाज शरीफ साहब ही नून लीग के वफ़द की क़यादत करेंगे और पूरी ताकत के साथ नून लीग भी इसमें शामिल होगी। तो आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी भी अगर साथ आ जाती है मुकम्मल तौर पे तो एक बड़ा शो सजाने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत को किसी हद तक प्रेशराइज किया जा सकता है? अरबाब साहब, पहले तो ये है कि एक कमेटी बनी हुई है मुज़ाकरत करने के लिए। अगर तो मौलाना कहेंगे कि जी नवाज शरीफ जरदारी को आप जेल से रिहा कर दें, वो तो नहीं होगा। अब मौलाना जिस हल्के से खुद हारे वहाँ धांधली हो गई, 7 वाले हल्के से बेटा जीत गया, वहाँ धांधली नहीं हुई। अब सिंध से क्यों शुरू कर रहे हैं? आपकी तो सारी फॉलोइंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है। इसका मतलब पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर के सहारे अब सादिकाबाद आना चाहते हैं सिंध से। आगे पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की हदूद शुरू होती है, लेकिन फिर सदर्न पंजाब में पीपल्स केपी से कैसे करेंगे? महमूद खान साहब तो ये कह चुके हैं कि हम तो एक बंदे को भी नहीं निकलने देंगे केपी से, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, अगर ये फेल हो जाती है कमेटी के मुज़ाकरा तो फिर मुझे खदशा है कि जितने भी मौलवी होंगे या उलमा हजरात होंगे इनके फ़िक्र से तारुक रखने वाले, ये गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी और मेरा ख्याल है हुकूमत डंडा चलाएगी जो उसको नहीं चलाना चाहिए। पहली बात, अब माओ ये फजलुर रहमान साहब को पता होना चाहिए कि वो लॉन्ग मार्च जो रिज़ल्ट देते हैं पाकिस्तान में वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से होते हैं। अगर अपने आप चलना है तो अक्टूबर 1934 से लेकर अक्टूबर 1935 वाला ये माओ जेडोंग और चुअन लाई वाला लॉन्ग मार्च करें जो 5600 मील चला था, और जो ख़त्म जब हुआ तो उसके सिर्फ 10 में से 1 आदमी रह गया था, फॉर एग्जांपल 1/10, बाकी लोग भाग गए थे। 370 दिन वो लॉन्ग मार्च चला और इंतहाई मुश्किल पहाड़ी सिलसिलों से भूख नंग बर्दाश्त करता हुआ उसने अपने मकासद हासिल किए। पहली बात, वो कब आएगा भाई मार्च सादिकाबाद तक, कितने दिनों में आएगा, क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपकी ज़ाती स्ट्रेंथ कहाँ है? जत्थे अब हुकूमत नहीं गिरा सकेंगे, कुछ बातें मेरे ख्याल तय हो चुकी हैं। जत्थे और क्राउड्स अगर हुकूमत गिरा चुके होते, उसकी ताकत रखते, तो इमरान खान और तारिक कादरी से बड़ा लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना हुआ है ना होगा। जहां मेरी ज़ाती ख्याल है कि 2-4 दिन ऐसे भी आए थे जब इमरान खान के उस लॉन्ग मार्च में या कादरी साहब के लॉन्ग मार्च में 1.5 से 2 लाख आदमी भी इकट्ठे हो गए थे। 2-4 दिन ऐसे भी आए। और आपको याद कराता चलूँ आपकी मेमोरी के लिए कि वो जो 14 अगस्त को वो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था 2015 को, गालिबन 2014 में, तो वो वो 21 अक्टूबर को तारिक कादरी साहब साथ छोड़ गए थे इमरान खान का, अगर आपको याद हो तो। ये बात जेहन में रखिए। ये लॉन्ग मार्च भाई ऐसे नहीं होते, इनमें सिर्फ पैसा नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा फिर हुकूमत प्रेशर में क्यों आ रही है? उनका तो खुद 126 दिन के तवील मार्च का तजुर्बा है, वहाँ वो बैठे हैं, उन्हें पता है कि 4 महीने भी अगर आप धरना दे दें तो भी हुकूमत नहीं गिरती। तो फिर हुकूमत को क्या फिक्र है? आने दें इनको, जितने लाख लोग ये ला रहे हैं बैठेंगे, उसके बाद जब थक जाएंगे खुद ही चले जाएंगे। हुकूमत के लिए क्या इशू है? ये देखिए अरबाब साहब, ये बदकिस्मती है इमरान खान और उनकी हुकूमत की कि वो एक नॉन इशू पे डरे हुए हैं। ये हक उन्हें मौलाना साहब को भी देना चाहिए कि उन्होंने भी इस्तेमाल किया था और इस हक के ऊपर बहुत बात की थी। मैंने फिर वो अर्ज़ किया, अगर मौलाना साहब के साथ इतनी सपोर्ट और वोट होता तो वो 5, 7, 8 सीटें ना लेते असेंबली में, वो कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गवर्नमेंट बनाते। लेकिन यहाँ हर हुकूमत इस किस्म के लॉन्ग मार्च से डर जाती है। बेहतर तो स्ट्रैटेजी ये होगी, उन्हें कही आइए मौलाना साहब आ जाएं, फिर मौलाना साहब फेस सेविंग के लिए खुद कोई ना कोई चीज़ ढूंढेंगे। और ये जेहन में रखिए, इतना लंबा लॉन्ग मार्च है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई कुछ हो जाए,
एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट प्रोबेबली मौलाना वुड वांट टू हैपन। अल्लाह ना करे अगर उन्हें फेस सेविंग ना मिली तो गिरफ्तारियों से मामला ख़राब होंगे। हुकूमत नहीं गिरेगी मेरे भाई, हुकूमत ऐसे नहीं गिरती, ये कोई पानी का गिलास नहीं है शीशे का जो टूट जाएगा। ठीक है, हुकूमत नहीं गिरेगी आप कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत डरी हुई क्यों है ये बात समझ से बाहर है। शुड नो। ठीक है, तो ठीक है, साबिर साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। असद महमूद साहब, हुकूमत क्यों डरी हुई है? वो यूनिफॉर्म देख के, वो डंडे देख के हुकूमत डर गई, उसके बाद कमेटी भी बना दी, मुज़ाकरात की भी बात कर दी, लेकिन ज़ाहिर है मौलाना साहब तो अपनी जगह पे अटल हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अपने मुतालबे पर वो कायम है, तो फिर किस तरफ मामला आगे जाएंगे? देखिए अरबाब, पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर बैठे हुए अभी थोड़ी देर पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो मुल्क की इकानमी की हम बात करते थे, मुल्क को आप ख़राब होता हुआ देखते थे, और उसके बाद जब अगला टॉपिक आ रहा है तो उसके अंदर आप फजलुर रहमान को डिस्कस कर रहे हैं, उसके लॉन्ग मार्च को, और लॉकडाउन जो इस्लामाबाद की वो बात करते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। आप इमेजिन करें हम किस तरफ एक्चुअली ये फजलुर रहमान जो हैं ये मुल्क को या ओवरऑल ये कैसे लेके चलना चाहते हैं, या इनकी सिंसेरिटी मुल्क के साथ ऐसी कैसी आती है। मैं दो चीज़ें आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज आप सिर्फ इतना देखें, अब से कोई महीना पहले की बात है, आपको अपने मीडिया पे ऐसा लगता था कि सिवाय कश्मीर के, सिवाय इंडिया के कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपने देखा कि पूरे अपने मीडिया को आपने उलट होते हुए देखा, और हर शो जो है वो आपने फजलुर रहमान के ऊपर देखा, उसका लॉकडाउन। फाइन जी, वाई? बिकॉज मीडिया ने अपना काम करना है। बट अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो शख्स जिसको अपने हलके के लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया, और हम उसको यहाँ पर, यानी आप इमेजिन करें 2% से भी कम वोट्स इन्होंने लिए, और मीडिया के ऊपर देखें जिस तरीके से आप उनको कवरेज मिल रही है, मे बी आई कैन से इट इज़ मोर देन 50%। नो, व्हाट इज़ दिस? या आप इसको कहते हैं कि जस्टिस इसको करना चाहिए, आगे चलिएगा। JUIF इज़ एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ JUI हिंद की। मैं आपसे बात मौलाना फजलुर रहमान अकेले तो नहीं है ना, दो बड़ी ऑपोजिशन जमातें जो कि माजी में हुकूमतों में रह चुकी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ मौजूद है। नहीं अरबाब साहब, यहाँ वो उसको भी मैं कवर करता हूँ, थोड़ा सा आगे चलिएगा। क्या कभी आपने फजलुर रहमान को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते देखा है? क्या आपने उनको 14 अगस्त कभी मनाते हुए देखा है? अभी उसामा साहब ने तज़किरा किया था MMA की हुकूमत का, वो दैट वाज द वर्स्ट टाइम जो कि इन्होंने वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत की, जिस तरह की करप्शन की अकरम दुर्रानी ने वहाँ पर, और जिस तरह के फिर वो वहाँ पर लठ परदार, और फिर जो वेपन्स वहाँ पर तकसीम हुए लोगों के अंदर, और फिर जिस तरीके से आपको ऑपरेशन करके सारा कुछ ख़त्म करना पड़ा। यस, इट वाज, ये MMA का तोहफा था जो मैं समझता हूँ कि आपके मुल्क को दिया गया था, और जो दहशतगर्दी जिस तरीके से फैली थी। थोड़ा सा और आगे चलिएगा। अब आपने कहा जी कि नहीं, नून लीग भी इनके साथ है और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। आप मुझे ये बताइए, नून लीग के साथ मैं साफ बात करता हूँ कि जो नून लीग की कश्ती के अंदर बैठने की कोशिश करेगा, ये तो डूबी हुई कश्ती है, ये कभी अब तैरती आपको नज़र नहीं आएगी। दवे जिस तरीके से आप ये देखें कि इन्होंने किस तरीके से और कितने खूबसूरती के साथ करप्शन किया है, और अपनी जायदादों को और अपनी ओवरऑल किस तरीके से एम्पायर को बढ़ाया, ये सोचने का मुकाम है सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए। बिलावल भुट्टो इज़ वेरी यंग, फाइन, पीपल फाइंड कि जी नहीं, ही इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो क्या ये इनको जेब देता है कि ये एक ऐसी जो कि रिलीजियसली फनेटिक पार्टी है, ठीक है, जो कि मुतशद्दद तरीके से एक लॉन्ग मार्च करना चाहती है, तो पीपल्स पार्टी किस लिए उनके साथ चलना चाह रही है? अभी आप भाई अगर इस तरीके से आप समझे कि हुकूमतें तब्दील करने लग जाएंगे, देयर विल बी नो एंड टू, जो कि साबिर साहब ने बात की है, इसका मतलब ये होगा कि जत्थर ग्रोह उठेंगे, आपके पास कोई 1-2 लाख लोग होने चाहिए, आप हर 6 महीने के बाद हुकूमत तब्दील करते जाएं। हम किस तरफ लेके चलना चाह रहे हैं? अगली चीज़, जत्थों की जब आपने बात की, आपको कोई ममासलत नज़र आती है उस ऑरेंज कलर जो RSS का है, और फिर जो येलो कलर है, और वो जो डंडे हैं, वो जो बेसबॉल है, और उसके ऊपर ये मुख्तलिफ तरह की तारें लपेट के किस तरफ आ रहे हैं? पिंडी इस्लामाबाद में किस लिए आ रहे हैं? वो जी धरना देने आ रहे हैं, यानी पिंडी इस्लामाबाद के लोग। कहने के ज़ाहिर ये एक गलत रिवायत डलने जा रही है कि कोई भी 50-60 हज़ार या लाख 1.5 लाख बंदा लेके आए। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये मुल्क के अंदर सिविल वार क्रिएट करने जा रहे हैं, ये हम सबको पता होना चाहिए। आपके पास ईस्टर्न साइड के ऊपर हिंदुस्तान बिल्कुल तैयार खड़ा आपके ऊपर हमला करने के लिए, वेस्टर्न बॉर्डर भी आपकी इनसिक्योर है, और इंटरनली इस शख्स ने पाकिस्तान को मुश्किल के से आपको सर्विंग
पर्पस नरेंद्र मोदी, ये हम सबको पता होना चाहिए और ये हम सारे पाकिस्तानियों को बताएं कि दिस इज व्हाट फजलुर रहमान इज डूइंग। और ये दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग इसके साथ हिस्सा डाल रही है। व्हाई? बिकॉज़ दे वांट टू सेव देयर करप्शन। क्या टाइमिंग इस मार्च की टाइमिंग गलत है? मौलाना साहब के जो मुतालबात हैं क्या वो बेसलेस हैं या जेन्युइन मुतालबात हैं? जरा शॉर्टली आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा। जी अरबाब, मुझसे क्या? जी उसामा आपसे। जी, मैं गुजारिश करता हूं, देखिए अगर तो किसी कौम ने आगे बढ़ना है, हमने कोई पीछे रहना है, जाना है तो अलग बात है, वरना ये कानून पर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं, मौलाना साहब समझते हैं कि जनाब उनकी कोई सीटें ज़्यादा थी, मुझे तो पता नहीं कि तारीख में कितनी उन्होंने इससे ज़्यादा सीटें ले ली हैं, वो 5-10 ज़्यादा ले ली होंगी तो अलग बात है। तो आप अदालतें मौजूद हैं, उधर जाएं। अगर माजी में धरना हुआ, चले मान लेते हैं कि जी इमरान खान ने धरना दिया, अगर वो गलत था तो आज आप जो करेंगे वो भी गलत है। क्या मुल्क में अदालतों पर आपने इतबार करना है या नहीं करना, या मुल्क को आपने फसाद का शिकार करना है? अगर आप समझते हैं आपके साथ कोई ज्यादती हुई है कि जनाब ये जाली हुकूमत थी, जाली इलेक्शन थे जिसमें आपका बेटा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ लेता है, आप आज वो जाकर लाड़काना में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद भी बना रहे हैं, ये सब डायकोटमीज के बावजूद मैं ये कहता हूं कि जनाब आप अदालतों पर एतबार तो करें। और क्या हल है? अगर कायदे आजम ने जनाब अंग्रेजों के होते हुए पाकिस्तान हासिल कर लिया था उन्हीं के कानून के तहत, तो आप भी अपनी अदालतों पर कोई खुदा का ठीक है, ये जो मुतालबात है लेकर पहले अदालत जाना चाहिए था। ठीक है उसामा, चूंकि वक्त कम है, साबिर शाह साहब का भी टेक लेना है। साबिर साहब, आप अब ये बता दीजिएगा, अगर ये मुज़ाकराती टीम नाकाम हो जाती है, इनसे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते और फिर मौलाना आते हैं, तो हुकूमत को आने देना चाहिए या फिर हुकूमत को पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और इन्हें रोक देना चाहिए और फिर एक क्लैश की सिचुएशन पैदा हो जाए? और बाप साहब, वक्त की कमी है तो 2-3 बातें जल्दी कर लूँ। मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो हुकूमत के पास स्ट्रैटेजी, जो बी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मौलवी हज़रात गिरफ्तार किए जाएंगे, उनके फॉलोअर्स गिरफ्तार किए जाएंगे, इस मार्च को थ्वाट किया जाएगा, सैबोटेज किया जाएगा और काफ़ी वसी पैमाने पे फैंटियाँ पड़ने के चांसेस हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा शदीद रिफ्ट शरीफ के बच्चों में और मियाँ शहबाज शरीफ के बच्चों में। अलबत्ता मियाँ शहबाज शरीफ 2 किश्तियों में हैं और बहुत ही आला छोटे भाई का किरदार सारी उम्र से अदा कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा हामी हूँ पाकिस्तान के अंदर, ये मैं आपको बिल्कुल खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, लेकिन 1-2 बातें मुझे समझ नहीं आई। MQM पहले बनाई, जब तक उसने कराची का बेड़ा गर्क नहीं किया उसको हाथ नहीं डाला। ये MMA 2002 में भाई मुत्तहिदा मजलिस अमल आर्मी की ज़ेर निगरानी बनी, ये मौलाना उसके सुरखेल थे। सही पता नहीं, हमने शायद अमेरिका को दिखाया कि हमारे यहाँ तो फंडामेंटलिस्ट हैं भाई, यहाँ एड भेजो 30 अरब डॉलर की, जो ट्रंप कहता है मैं दे के थक गया हूँ भाई, पैसे मेरा मुल्क, यहाँ काम कोई नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ आर्मी का रोल कभी माइनस नहीं हो सकता पॉलिटिक्स में। मेरी गुजारिश ये है कि खुदा का वास्ता है, सब इंस्टीट्यूशन, मीडिया समेत, मीडिया के बिके हुए लोग, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जिनमें मेरे पुराने दोस्त और कुलीग हैं। ठीक है, चलें साबिर शाह साहब, वक्त चूंकि खत्म हो गया, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और मौलाना अगर मुल्क नहीं हो इस आज़ादी मार्च को रोकने के लिए जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, अब इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है, इस पर आने वाले प्रोग्राम में भी बात करते रहेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।